हेलो बच्चों, आज एक नए लेसन के साथ मैं आपके साथ हूँ। और वो जो नया लेसन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हमें फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़नी होती है। कई बार आप लोगों को इस यूनिट के टर्म्स अलग अलग यूनिट में यूज़ करने पड़ेंगे। इस यूनिट का नाम जो है वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। हम केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हमें बहुत सारे टाइप के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता क्या है। इक्विलिब्रियम, इस नाम को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व कि इसमें इक्वल ये वाला वर्ड छुपा हुआ है, बराबर है ना। तो इसी से आप लोगों को इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझने में हेल्प हो सकती है। कैसे चेक करते हैं। कंसीडर कि मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सपोज आई हैव अ कंटेनर। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने रख दिया वाटर को। क्या रख दिया? वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी एक टेम्परेचर होगा। चलो जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है ताकि और भी इजीली ये समझे। सर अगर ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो इस पानी का वेपराइजेशन होगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट को छोड़कर कौन सी स्टेट गेन कर लेंगे? वेपर स्टेट, बराबर है। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इवापोरेशन, बराबर ना। उस प्रोसेस को आप लोग कहते हो इवापोरेशन, ठीक है। अब इवापोरेशन हो रहा है। ये जो कंटेनर आपके सामने है ये ओपन कंटेनर है। मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को अब क्लोज कर देता हूँ। सोचिए इस कंटेनर को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस लीड के ऊपर टकराएंगे। जी हाँ, लीड के ऊपर टकरा कर वापिस भी तो आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। ये वापिस भी आते रहेंगे। वापिस आने के बाद ये इस लिक्विड की सरफेस को फिर से टच कर जाएंगे, बिल्कुल। सिमिलरली जब ये वापिस आ रहा है तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो। जब कोलिजन होगा, जब ये मॉलिक्यूल, वेपर का मॉलिक्यूल वापस आके इस लिक्विड के साथ टच होगा तो ऐसे केस में गैसीय स्टेट वापस किस में आ जाएगी? लिक्विड स्टेट में। एंड उस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों के दोनों हो रहे हैं, बराबर। नाउ एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, कुछ देर के बाद आप लोगों के सामने ऐसी स्टेज आ जाएगी कि यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन becomes exactly equal to the rate of condensation। रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब क्या? मतलब ये कि जितनी स्पीड में और यू कैन से जितने मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, बराबर ना, वेपराइज होंगे मतलब H2O लिक्विड को छोड़कर किस में चले जाएंगे? H2O गैस में, दैट इज वेपर में चले जाएंगे। तो उसी टाइम उतने वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस बैक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पानी में हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी स्टेट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट। क्या कहते हैं इसे? इक्विलिब्रियम की स्टेट, राइट। तो इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, बराबर है, और ये है बैकवर्ड रिएक्शन। एंड ये जो एरो लिखा है हम लोगों ने, डबल हेडेड एरो अपोजिट साइड पे है ना, इसका हेड आधा इधर है आधा इधर है। ये रिवर्सिबिलिटी आप लोगों को रिप्रेजेंट कराता है। एंड ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस स्टेट को आप लोग कहते हो इक्विलिब्रियम की स्टेट। एंड इक्विलिब्रियम पे अगर आप लोग देखते हैं तो इक्विलिब्रियम पे आप लोगों को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों मिलते रहेंगे, बराबर ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये क्या होते रहेंगे? दोनों मिलते रहेंगे। क्यों? जरा सोचिए, आपके पास अगर कोई एक रिएक्शन है दैट इज A प्लस बी, इट रिवर्सिबली गिव्स C प्लस डी, समझिए। तो इसका मतलब क्या कि A प्लस बी ये फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्ट होके क्या दे रहे हैं? C एंड D। C एंड D जैसे ही बनेगा ये वापस क्या देने लगेगा? A एंड B। मतलब
उस पूरे कंटेनर के अंदर आपके पास क्या होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा एंड डी भी होगा। तो इक्विलिब्रियम पे आप लोगों के पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस प्रेजेंट रहेंगे, बराबर है ना। ना ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल हो, कम ज़्यादा हो सकता है। उसके हिसाब से आप लोगों को रिएक्शंस को क्लासीफाई करने में हेल्प हो सकती है। हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल, जिसे हम लोग कह सकते हैं कंपेरेबल, इक्वल टू द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। एक स्टेज ऐसी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड वेरी लेस प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, हो सकता है ऐसी कंडीशन आ सकती है। या फिर इससे अपोजिट कंडीशन हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट is converted into product, हो सकता है कि नहीं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में रिएक्टेंट की क्वांटिटी काफ़ी कम बचेगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस में ऐसी कंडीशन है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और यू कैन से रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस becomes equal to the rate of backward process. That state is represented as a equilibrium state. अब एक बहुत ही इजी कंसेप्ट को समझते हैं, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इनफैक्ट यहाँ पर हमें दोनों टाइप को समझ के रखना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसमें बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों के दोनों जो रिएक्शंस हैं ये कैसे होते हैं? साइमल्टेनियस होते हैं। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखिए कैसे, अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस आपके सामने रखता हूँ तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है बैकवर्ड रिएक्शन। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है तो अमोनिया बनाएगा, इसे हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। बट जैसे ही अमोनिया बनना चालू हुआ, धीरे धीरे अमोनिया बनता रहेगा कंटेनर के अंदर, तो अमोनिया जब बनता रहेगा तो उसमें से अमोनिया डिकम्पोज होना भी चालू हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस वापस मिलती रहेगी। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रिवर्स रिएक्शन, बराबर है। एंड ये जो एरो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ये एरो या फिर ये वाला एरो अगर आपको दिखता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन ढेर सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही है। देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस, इट रिवर्सिबली रिएक्ट्स टू गिव HI गैस एंड HI डिकम्पोज होके क्या देगा? वापस हाइड्रोजन एंड आयोडीन देगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लोगों को इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मिल सकता है। एक इसेंशियल कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसमें दूसरी भी डेफिनेशन को समझ लो, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होगा? तो ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है एंड उसे रिप्रेजेंट जब करते हैं तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम लोग ऐसा एरो रखते हैं। ये रिएक्टेंट की साइड है और ये है प्रोडक्ट की साइड। ये बताता है कि रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। देखिए एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ले लीजिए। पोटेशियम क्लोरेट ये कंपाउंड होता है, ये जब डिकम्पोज होता है तो इस तरीके से डिकम्पोज होता है इरिवर्सिबली। ये आपको देता है पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड एंड थ्राइस ऑफ O2 गैस। देखिए ये है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। आप लोग इसका डिकम्पोजिशन भी दिखा सकते हैं। इसे अगर आप लोग हीट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, तो ये डिकम्पोज होने के बाद आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे आप लोग क्विक लाइम भी कहते हो। एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब ये कंटेनर ओपन रहेगा तो इरिवर्सिबल होता है। हम लोग इसे रिवर्सिबल मैनर में भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो रिवर्सिबल की दूसरी कंडीशन आ रही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कहाँ मिलेगा? क्लोज कंटेनर के अंदर मिलेगा। देखिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अब क्लोज कंटेनर में हो रही है? तब ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? क्लोज कंटेनर के अंदर हो रही है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पता चल गया। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन की और खासियत कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड ये जो प्रोडक्ट बना, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना वो बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। अमोनिया डिकम्पोज होके क्या दे रहा है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वापस कर रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कभी भी आप लोगों को कंप्लीशन की तरफ जाते हुए नहीं मिलेगी। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती है। मीन्स ये मान सकते हैं कि 100% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू द प्रोडक्ट, बराबर है। एंड जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं इन्हें हम लोग नेचुरल प्रोसेसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोसेसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल माने जाते हैं। जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो होता है, एसिड एंड बेस को मिक्स कर दीजिए, अपने आप न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, बराबर है। फ्रीज में से आइस को निकाल के रख दीजिए, आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगा। और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? नहीं है। आप गर्म कॉफ़ी का कप रूम में रख दीजिए, कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी वाली कॉफ़ी वापस गर्म करना अगर है तो वो अपने आप नहीं होती, वो नेचुरल नहीं होती, उसमें हीट डालना पड़ेगा, बराबर है। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उसे हम लोग कौन से प्रोसेस कहते हैं? नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। अब समझते हैं इक्विलिब्रियम्स इन अ फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अब फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। फिजिकल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट होती है सेम सब्सटेंस की, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होती है, बराबर है ना, उसे हम लोग फिजिकल प्रोसेस मानते हैं। अब इसमें हम लोगों को इक्विलिब्रियम कौन कौन से मिल सकते हैं ये समझते हैं। इसमें पहला आप लोगों को इक्विलिब्रियम जो मिलता है वो मिलता है कुछ ऐसे, दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसके नाम से ही हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लिक्विड और वेपर ये किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उसे आप लोग कहोगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। कंसीडर द सेम एग्जाम्पल जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द वाटर। सपोज करिए कि आप लोगों के पास यहाँ पर वाटर है, तो वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एवरी लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ इवापोरेशन। मीन्स कुछ देर के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, इवापोरेट होंगे। एंड इस कंटेनर को जब हम लोग क्लोज करके रखते हैं तो यू विल ऑब्टेन आफ्टर सर्टन टाइम द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन भी होगा। ये मॉलिक्यूल जब यहाँ से टकरा के वापस आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड होगा, या फिर हो सकता है कि लिक्विड सरफेस के साथ टच करे, और जैसे ही लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो
कन्वर्जन हो रहा है, क्या ये कन्वर्जन ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, समझने की कोशिश तो करिए। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आप लोगों को मिलेगा उसे हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहेंगे। नाउ इस इक्विलिब्रियम की खासियत देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक और डेफिनेशन मिलती है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कभी स्टेट्स ऑफ मैटर वाले लेसन में। यहाँ पर आप लोगों को जो कंसेप्ट मिलता है वो मिलता है वेपर प्रेशर। आप लोगों को पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by the vapors of a substance when in equilibrium is present, or you can say it is reached। इसे आप लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को आप लोगों ने दूसरा नाम क्या दे के रखा था? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। कहा था? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम कैसा है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। बराबर है ना? ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, सिर्फ ये याद रखना है, ये जो ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है ये क्या है? इनकी फिजिकल स्टेट। देखिए, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसमें दूसरा इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखिए, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो ये वाला, दैट इज H2O सॉलिड, मतलब क्या हो गया? आइस। एंड इससे अगर मैं कन्वर्ट करा के दिखाता हूँ H2O लिक्विड, मतलब क्या? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोगों ने एक थर्मस फ्लास्क लिया, थर्मस फ्लास्क, और उसमें थोड़ा सा पानी एंड आइस के क्यूब्स डाल के परफेक्ट सील करके रख दिए, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आइस एंड वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। मतलब आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा एंड वाटर फिर से कंडेंस होके किस में कन्वर्ट होता रहेगा? आइस, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है ना। एक चीज़ याद रखिए, ऐसा टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेयर है ना, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। कम वाला टेम्परेचर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कहोगे, ज़्यादा वाला होगा तो कम वाला होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कहोगे क्या? नहीं, ज़्यादा वाला होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे एंड कम वाला होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एंड तो ऐसा टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम में अगर है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का आप लोगों को कंसेप्ट मिल सकता है। इसमें तीसरा वाला जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। नाउ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम हमें इस प्रोसेस में मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। नाउ सर, ये सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू द वेपर। देखिए, सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने वाला है? डायरेक्टली इनटू द वेपर विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट होगी लेकिन वो दिखेगी नहीं। आप लोगों को सॉलिड किस में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा? इनटू द वेपर। सर कैसे? ये भी कोई पॉसिबल है? ठीक है, चेक करते हैं। सपोज करिए कि मैं एक कंटेनर लेता हूँ, चलिए कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। आप जब केमिस्ट्री के लैब में जाओगे तो ऐसा एक डिवाइस मिलेगा ग्लास का जिसे आप लोग कहोगे कोनिकल फ्लास्क। ठीक, इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन डाल देते हैं, सॉलिड आयोडीन। इस कंटेनर को हम लोग कर देते हैं क्लोज। इट इज ऑब्जर्व आफ्टर सर्टन टाइम दैट कि इस कंटेनर के अंदर वायलेट कलर के वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, वायलेट कलर्ड वेपर्स। इनिशियली अगर आप लोग देखते हैं तो जो वायलेट कलर होता है वो फेंट होता है। इनिशियली वायलेट कलर कैसा होता है? फेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है।
उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड आफ्टर सर्टन टाइम, कुछ देर के बाद जब वो मैक्सिमम इंटेंस हो जाता है तो उसका जो वायलेट कलर है इट बिकम कांस्टेंट। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कैसी कंडीशन आएगी, आयोडीन सॉलिड भी रहेगा एंड आयोडीन किस में रहेगा, वेपर स्टेट में रहेगा। मीन्स आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो ये कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कराएगा, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कराएगा। इसका दूसरा एग्जांपल आप लोग अपने घर में भी करके देख सकते हो। ये लीजिए कैम्फर, कैम्फर को अगर आप लोगों ने एक कंटेनर में बंद करके रख दिया अच्छे से, ग्लास के कंटेनर में, ताकि वो आप लोगों को दिखे, तो यू विल ऑब्जर्व कि कैम्फर के कंटेनर में कैम्फर का सॉलिड होता है एंड कैम्फर गैसीय स्टेट में होता है, मतलब वेपर में होता है। कैम्फर का सब्लिमेशन भी हो सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब हम लोग कपूर को बर्न करते हैं तो आप लोग देखिए कैम्फर जब बर्न होता है तो उसमें फ्लेम के नीचे लिक्विड फ्लो होते रहता है, लेकिन कैम्फर क्या हो जाता है, सॉलिड तो सीधा वेपर जाता है। लिक्विड स्टेट को आइसोलेट करते हैं क्या हम लोग, नहीं करते। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। अमोनियम क्लोराइड को अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखिए क्या ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। तो जो फिजिकल प्रोसेसेस है इसमें हम लोग जनरली 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, लिक्विड वेपर, सॉलिड लिक्विड एंड देन सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसकी हेडिंग मैंने लिखी है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स। मतलब सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो ऐसे केसेस में भी इक्विलिब्रियम आप लोगों को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है जरा देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट इसके बीच में इक्विलिब्रियम पढ़ने को मिल सकता है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है, राइट, एट पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर, और इसमें मैं शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करता हूँ। क्या होगा, मान लीजिए कि ये वाटर का वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं 10 ml है, इसमें हम लोग 1 ग्राम शुगर ऐड कर देंगे। सर 1 ग्राम शुगर तो यूँ पानी में डिजोल्व हो जाएगी, शुगर का सोल्यूशन बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब उसी शुगर के सोल्यूशन में 1 और ग्राम शुगर ऐड करिए, फिर 1 और ग्राम ऐड करते जाइए, फिर 1 और ग्राम ऐड करते जाइए। यू विल ऑब्जर्व कि आफ्टर सर्टन टाइम आप लोग जो शुगर ऐड करने वाले हो वो शुगर उस सॉल्यूशन में अब डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब जो हम लोग शुगर ऐड कर देंगे वो शुगर के क्रिस्टल धीरे 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 इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे एंड ऐसा जो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता है गाइस, इसे आप लोग कहते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके डिटेल स्टडी हम लोग सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो करने वाले ही है, लेकिन समझ में आ रहा है कंसेप्ट। 1 ग्लास पानी लिया, 10 ml लिया, बहुत कम है, 1 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, डिजोल्व होगा। 2 ग्राम कर देते, हो सकता है डिजोल्व हो, डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। इसमें जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स शुगर के मॉलिक्यूल्स को बराबर अकोमोडेट कर पाएंगे उतनी शुगर यहाँ पर डिजोल्व होगी। उससे ज़्यादा जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो शुगर है वो ऐसे यहाँ पर दिखेगी, जिसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम थोड़ी ना आएगा, ये आता है। इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर शुगर डिसॉल्व होते रहती है एंड जो डिसॉल्व्ड शुगर है वो क्रिस्टलाइज होते रहती है। मतलब जो शुगर का सॉल्यूशन है, जिसे हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसे शुगर एक्वस ऐसे रिप्रेजेंट करिए, ये हो गया सॉल्यूशन। इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द शुगर सॉलिड। मतलब देखिए ये सॉल्यूशन है और ये अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट है, तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे हम लोग इस टाइप में रख सकते हैं ना, दैट इज सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉलिड किसके अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम है वो आप लोगों को शुगर के केस में मिलता रहेगा, इवन सॉल्ट के केस में भी आप लोगों को मिलता रहेगा। इनफैक्ट एवरी सॉलिड, हर एक सॉलिड पर्टिकुलर लिमिट तक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है एंड ये जो लिमिट होती है इसे हम लोग कहते हैं गाइस सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट
दैट कैन बी डिजॉल्व इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द प्रेशर। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों ने ऐड करने की कोशिश की तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर से अगर आप लोगों ने सोलूट को ऐड कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, अनडिजॉल्व्ड सोलूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, उससे हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझा कि सॉलिड्स इन लिक्विड्स ऐसा इक्विलिब्रियम भी आप लोगों के सामने आ सकता है। अब इसमें हम लोग दूसरा इक्विलिब्रियम समझते हैं, दैट इज गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, अज्यूम करिए क्या आप लोगों ने कभी डेली लाइफ में इसका कोई एग्जाम्पल एक्सपीरियंस किया होगा? मेरे ख्याल से तो किया होगा। जब भी समर सीजन आता है तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक बड़े ही इंटरेस्टिंगली पीते हो, है ना? लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल को इमेजिन करिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्रीज में से निकाला, चिल्ड है, और आपने उसे ओपनर से ओपन कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा साउंड आ जाता है ना। अब वो साउंड कैसे आता है वो तो आप लोगों को पता है। तो ये साउंड आया क्यों, ऐसा हुआ क्या? इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि वहाँ पर आप लोगों को ये इक्विलिब्रियम मिलता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जस्ट इमेजिन, मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ड्रॉ करना आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट स्टिल इमेजिन करिए कि ये कोई कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है आप लोगों के पास, एंड कोल्ड ड्रिंक इस लेवल तक भर के रखी है। जब आप लोग इसे फ्रीज में से निकाल कर अनकैप करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ से कुछ गैस बाहर निकलती है, उसी का आवाज़ आप लोगों को मिलता है। गैस यहाँ से फिजेस आउट होती है, इसे कहते हैं फिजेस आउट होना है, पट से आवाज़ आता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कार्बोनेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक है या फिर सोडा वाटर की जो बोतल है, इन्हें जब हम लोग पैक करते हैं तो इनके पैकिंग के वक्त हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके भर के रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जैसे जैसे प्रेशर हम लोग बढ़ा के रख देंगे वैसे वैसे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, एंड गैस के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्वेंट के अंदर, जो भी यहाँ पर मटेरियल लिक्विड होगा उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब कंडीशन देखिए, ये लिक्विड है, यहाँ पर डिजॉल्व गैस है और यहाँ पर गैस और प्रेजेंट है। जब आप लोग इसे ओपन करोगे तो कंडीशन ऐसी होती है कि गैस का प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है, बाहर कम है। बाहर कितना प्रेशर है? सिर्फ 1 atm का। जैसे ही आप लोग उस बॉटल को अनकैप करोगे तो हायर प्रेशर से गैस लोअर प्रेशर पे जाना पसंद करेगी, एंड इसीलिए गैस वहाँ से बाहर आ जाएगी। मतलब ये कि जो CO2 एक्वस था, ये CO2 एक्वस अब किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू द CO2 गैस, या फिर इसे उल्टा करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आप लोग बॉटल को पैक करोगे तो जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 एक्वस, मतलब CO2 डिजॉल्व होता रहेगा। अब यहाँ पर जो गैस डिजॉल्व हो रही है ना, यहाँ पर जो गैस इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रही है, इट इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ। इट इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ। अब ये जो हेनरीज लॉ कहता है, इसका कहना ये होता है कि जब आप लोग किसी अमाउंट ऑफ द गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना चाहते हो, द अमाउंट ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस उतनी डिजॉल्व हो जाती है, जिसे हम लोग सोलुबिलिटी ऑफ द गैस कहेंगे। एंड सोलुबिलिटी ऑफ गैस, सपोज करिए मैं S से रिप्रेजेंट करता हूँ तो S विल बी डायरेक्टली क्या हो जाएगा? P। दैट इज हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू KB। ये भी इक्वेशन हम लोगों को सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दोबारा पढ़ने को मिलेगा। इस लॉ के साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। तो गैस इन लिक्विड टाइप का इक्विलिब्रियम क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल characteristics of an equilibrium involving physical processes। involving physical process। अब फिजिकल प्रोसेसेस में जो आप लोगों को इक्विलिब्रियम मिलता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? गाइस, इसके छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है, इसे एंजॉय करना है कि रिएक्शन में ऐसे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। इसमें पहली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन देते हैं हम लोग, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक देते हैं वो ऐसा है कि इट ऑकर्स ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर।
अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो ही आप लोगों को ये इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमेशा कहाँ पर मिलती है आप लोगों को? ओनली इन द क्लोज कंटेनर। दूसरा, जब इक्विलिब्रियम आता है तो इट इज ऑब्जर्व दैट के रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। देखिए कंडीशन क्या है कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब आती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, राइट? ये कंडीशन होती है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि बोथ अपोजिंग प्रोसेस आर continuously taking place। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इक्विलिब्रियम जब आता है तो ऐसा नहीं कि दोनों की दोनों प्रोसेस रुक जाती है, नहीं, दोनों की दोनों जो प्रोसेस होती है, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस एज वेल एज बैकवर्ड प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? कंटिन्यूस मोशन में रहती है। मतलब यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आता है कि जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम इस टाइप का होता है, दैट इज डायनामिक होता है, राइट? स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब क्या? रुका हुआ। तो इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस रुक जाती है क्या? नहीं, प्रोसेस कंटिन्यूस चालू रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होते रहेगी उसी रेट पे बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या रहेगी? होते रहेगी। ये कंडीशन है। देन अगर हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज किसके? मेजरेबल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसके, बराबर है? तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह वगैरह रिमेन्स कांस्टेंट। ये कैसे होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हमेशा कांस्टेंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। देन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तो फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आता है, इक्विलिब्रियम जब आता है तो उसमें जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स भी आप लोगों को कांस्टेंट मिल जाते हैं, जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि CO2 एक्वस, ये कन्वर्ट होता है CO2 गैस में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो रेशियो होता है, इसे देखिए कैसे पढ़ते हैं। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CO2 गैस को रखा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस, ये कहना गलत है। गैस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हम लोग, गैस का प्रेशर काउंट करते हैं, ठीक है? लिखते समय यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखा है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन सॉल्यूशन। ये आप लोगों को मिलता है कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये जो कांस्टेंट आपको मिलता है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? पूरा का पूरा लेसन ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आजू बाजू में पूरा लेसन आपका चलता रहेगा। तो दीज आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। गाइज अब चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा तो यूनिट का नाम भी है ना। फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो सब हमें अंडरस्टूड करके रखना है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या? सर केमिकल रिएक्शन में होने वाला इक्विलिब्रियम। हाँ, सपोज करिए कि इस कंटेनर में हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन लगाते हैं, दैट इज A + B इट गिव्स C + D। ये रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि जब A और B आपस में रिएक्ट होंगे तो आप लोगों को क्या मिलता रहेगा? C + D। जी हाँ, जैसे ही C + D बनता रहेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर फिर से वापस क्या देते रहेंगे? A and B। मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्टेंट 100% ऑफ द रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस क्या देगा? आप लोगों को रिएक्टेंट देता रहेगा। यह है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा
कि जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, हाँ होता है, प्रोडक्ट बनता रहेगा, बराबर ना, प्रोडक्ट क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। एंड जब प्रोडक्ट बनता रहेगा उसमें से कुछ प्रोडक्ट डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट्स भी देता रहेगा। नाउ कुछ देर के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, कुछ देर के बाद एकदम कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। एट दैट टाइम आप लोगों को इनके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट तो मिल ही जाएंगे। एंड जब हम लोग उसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। अदरवाइज जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी स्टेज सर जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो यू विल ऑब्जर्व कि अगर हम लोग ग्राफिकली किसी रिएक्शन की स्टडी करते हैं, सपोज करिए ये है कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ टाइम। चलिए रिएक्टेंट के बारे में सोचिए, सर रिएक्टेंट इनिशियली बहुत ज़्यादा होगा, हाँ मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, इनिशियली प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब रिएक्शन धीरे धीरे आगे जाएगी तो जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, इनटू द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम कम होता जाएगा। एंड कुछ देर के बाद मैंने इसे कांस्टेंट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली आप लोगों के पास प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं था, तो धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बनता जाएगा एंड एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स ये जो कंडीशन है दिस इज फॉर द प्रोडक्ट, बराबर ना, ये प्रोडक्ट है एंड ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम कम होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कुछ देर के बाद, यहाँ पे 2 ग्राफ्स है, इन दोनों ग्राफ्स को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो कुछ देर के बाद आप लोग पता कर सकते हैं कि ये तो ऐसा होता है भैया, ये देखिए ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। मतलब ये जो कंडीशन आ गई, ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करा रही है आपको, तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, बराबर ना, स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ये आप लोगों को रिप्रेजेंट कराता है ग्राफ। एंड नाउ कंसीडर आप लोगों के पास अगर ये है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, तो N2O4 गैस जब डिकम्पोज होता है तो ये आप लोगों को देता है NO2 गैस, राइट। इसमें यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये कलरलेस गैस है एंड कुछ देर के बाद ये जब डिकम्पोज होता है तो NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है। मतलब एक कंटेनर में, सपोज करिए इस कंटेनर में आप लोगों ने N2O4 रखा, तो कुछ देर के बाद जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो NO2 बनना चालू होगा। जैसे जैसे NO2 बनना चालू होगा इसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स आना चालू होंगे, हाँ धीरे 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 ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इंटेंसिटी ऑफ द ब्राउन कलर विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जब NO2 बनेगा तो NO2 बना हुआ वापस डिकम्पोज होके क्या देना चालू कर देगा, N2O4 देना चालू कर देगा गाइस। तो कंडीशन कैसे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। चलो दूसरा एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए आप लोग H2 गैस प्लस I2 गैस इसका रिएक्शन कराते हो एंड आप लोगों को मिलता है HI गैस। अब ये कलरलेस होता है, ये होता है कलरलेस एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलता है इसका वॉयलेट कलर। तो इस केस में क्या होगा, इनिशियली आपके पास जो कंटेनर रहेगा जिसमें आप हाइड्रोजन एंड आयोडीन भर के रखेंगे, ये कलरलेस होती है हाइड्रोजन गैस, तो कंटेनर का कलर कौन सा रिप्रेजेंट होगा, वॉयलेट। जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो आप लोग सोचिए ये दोनों आपस में कंबाइन होके HI बना देंगे, ये कलरलेस है, मतलब सर वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, हाँ क्योंकि आयोडीन यूज होगा, बराबर है। एंड एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इंटेंसिटी जो कम कम होगी वो कुछ देर के बाद कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगी कांस्टेंट वैल्यू अचीव। तो ऐसे स्टेट में आप लोगों को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। मीन्स एट इक्विलिब्रियम आप लोग जब मिक्सचर चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, I2 भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, HI भी मिलेगा। अब इसका उल्टा सोचिए, तो अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन को इस तरीके से कराया होता, HI गैस को आप डिकम्पोज कराना चाहते हो
तो HI गैस जब डिकम्पोज होगी तो हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस आपको मिलेगी। तो ये कलरलेस है, ये कैसा है कलरलेस, एंड ये कैसा है वॉयलेट। तो यू विल ऑब्जर्व कि कंटेनर में जब धीरे धीरे इसका डिकम्पोजिशन होगा सर तो वॉयलेट कलर फॉर्म होगा। हाँ, वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन होता रहेगा एंड एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इंटेंसिटी ऑफ द वॉयलेट कलर बिकम कांस्टेंट। तो उस स्टेट पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ HI एंड डिकम्पोजिशन ऑफ HI, इसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अगर इनिशियली देखिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम को हम लोग प्लॉट करते हैं। HI की बात करें तो इनिशियली HI क्या होगा, कम होगा। HI के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो HI कम होगा, धीरे धीरे HI का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एंड एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो क्या लेगा, कांस्टेंट रूप ले लेगा। इनिशियली यही रिएक्शन HI के फॉर्मेशन में आपके पास क्या रहेगा ज़्यादा, H2 एंड I2। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे H2 एंड I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कम होगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग H2O2 एंड HI का डिकम्पोजिशन आप शो करते हैं तो HI का डिकम्पोजिशन जब शो करना है तो सोचिए आप लोगों के पास ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, HI है। धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता रहेगा। डिकम्पोज जब होगा तो क्या बनेगा, H2I2 बनेगा एंड कुछ देर के बाद यू विल ऑब्जर्व कि HI का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 0। अगर हम अज्यूम करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होती है तो मीन्स ग्राफिकली देखें तो इन ग्राफ्स को हमें बस यहाँ तक स्टडी करना है जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, कुछ इस तरीके से मिलेगा। 0 तो नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सारे की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे कई सारे ग्राफिकल स्टडीज भी आप लोगों को करने पड़ेंगे। यह है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग दे सकते हैं? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देंगे गाइस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों की जो प्रोसेसेस है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन, ये सेम रेट पे चलता रहेगा, बराबर है। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग क्या दे सकते हैं इसका कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। देखिए रिएक्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहेगा इक्विलिब्रियम पे। अगर ये रिएक्टेंट है तो ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट है। ये अगर रिएक्टेंट है तो ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट है। मतलब दोनों के दोनों क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ये नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो यू कैन से दैट कि एट इक्विलिब्रियम द concentrations of reactants and products achieve some constant value। इसका मतलब क्या, देखिए इनिशियली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनके कॉन्सेंट्रेशंस अलग है। मतलब इनिशियली रिएक्टेंट का परसेंटेज 100 रह सकता है, प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0। जब धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम कम होगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा एंड एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अब उससे ज़्यादा कम नहीं होता एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो एक फिक्स वैल्यू उसने अचीव कर ली, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं उससे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम नाइदर रिवर्स नॉर फॉरवर्ड रिएक्शन सीजेस, मतलब स्टॉप। इक्विलिब्रियम आया इसका ये मतलब नहीं होता कि रिएक्शन रुक गई। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कंटिन्यूसली चालू रहेंगे एंड इसीलिए हम कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, चाहे फिजिकल प्रोसेस का हो या फिर केमिकल प्रोसेस का हो, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक। ये हमेशा क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा, कंटिन्यूस मोशन में रहेगा। पांचवा, कैटलिस्ट
याद रखेंगे, एंट्रेंस के लिए भी ये पूछा जाता है कई बार। कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट, कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स यू कैन से दैट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। कैटालिस्ट अगर डालते हैं रिएक्शन में तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन भी तो अपने आप बढ़ती जाएगी, इसलिए कैटालिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन, विल चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट का, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होगी। एंड इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, चेंज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इस रिएक्शन में ये कैटालिस्ट हम लोग डाल देते हैं, इसके कारण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा या कुछ नहीं होगा, तो भैया कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।